हेलो एंड वेलकम टू मैत्री एकेडमी। दोस्तों, हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ में अभी तक हमने अक्टूबर के पॉलिटी के और इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक्स कर लिए हैं। अब हम इकोनॉमी का सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं। हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो होगा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो सीधे संदर्भ की तरफ चलते हैं। तो हुआ क्या है, इंडियन रिजर्व बैंक या कहें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने CBDC इस पर एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। मतलब छोटे स्केल पर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा, मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अच्छा, इस संबंध में CBDC पर एक कॉन्सेप्ट नोट भी जारी किया गया है। अच्छा, अभी हम देखते हैं इसके बारे में क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका पायलट प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, इस प्रोजेक्ट में भाग लेने के लिए 9 प्रमुख बैंकों की पहचान की गई है। 9 बैंक्स हैं। अच्छा, ये उनके नाम हो गए SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा बैंक, येस बैंक, IDFC फर्स्ट और HSBC बैंक। अच्छा, इस प्रोजेक्ट के दौरान RBI जो सरकारी प्रतिभूतियों के भुगतान हेतु प्रत्येक बैंक के CBDC खाते में नियमित अंतराल पर डिजिटल मुद्रा जारी करेगा। सरकारी प्रतिभूतियाँ मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, उसके भुगतान हेतु। ठीक है। अच्छा, उसके लिए क्या जारी करेगा? प्रत्येक बैंक के CBDC खाते में अच्छा नियमित अंतराल पर डिजिटल मुद्रा जारी करेगा। इसको हम आगे चलकर पढ़ेंगे कि ये क्या है CBDC। उसी को हम एक्चुअली देख भी रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखिए आप कॉन्सेप्ट नोट, इसका उद्देश्य क्या है? CBDC के बारे में सामान्य रूप से और डिजिटल रुपए के पहले से तय किए गए फीचर्स, उसके बारे में विशेष रूप से जागरूकता पैदा करना। तो ये इसका क्या हो गया उद्देश्य? बेसिकली क्या, जागरूकता पैदा करना, अवेयर करना लोगों को। फिर इसमें भारत में CBDC को जारी करने के उद्देश्यों, विकल्पों, लाभों और जोखिमों को बताया गया है। मतलब इन शॉर्ट उसका इंट्रो दे दिया है कि इसके क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं, क्या क्या इसके एम्स हैं। CBDC को ही हमने क्या ई-रूपी या डिजिटल रुपया कहा जा रहा है। ठीक है। इस नोट में डिजिटल रुपये को बैंक नोट की परिभाषा में शामिल करने के बाद कही गई है कि ये भी हमारे एक प्रकार का क्या होगा, बैंक नोट होगा। इसके लिए RBI एक्ट 1834 उसमें संशोधन करने का प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है। अच्छा, अब आगे देखो आप कॉन्सेप्ट नोट, उसके द्वारा प्रस्तावित डिजिटल रुपया देखते हैं ये क्या है। तो कॉन्सेप्ट नोट के अनुसार डिजिटल रुपये का डिज़ाइन परिस्थितियों और आवश्यकता के आधार पर तय किया जाएगा। मतलब उसका डिज़ाइन जो भी होगा वो आगे देखेंगे, ताकि यह वित्तीय एवं मौद्रिक, फाइनेंशियल और मॉनेटरी स्थिरता के लक्ष्यों के अनुकूल हो। ठीक है। बेसिकली यही एम होता है सरकार का कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, मॉनेटरी स्टेबिलिटी रहे। अच्छा, अब देखिए CBDCs को 2 रूपों में लाया जा सकता है। मतलब 2 रूपों में लाया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, अभी क्या चल रहा है? अभी तो पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है ना। ये बात कर रहे हैं ओवरऑल एक बिग पिक्चर की। सबसे पहले CBDC खुदरा, फिर CBDC थोक। अच्छा, यह संभवतः सभी निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर्स, गैर वित्तीय उपभोक्ताओं और व्यवसायों द्वारा उपभोग के लिए उपलब्ध होगी। मतलब CBDC खुदरा और CBDC थोक क्या हो जाएगा? ये सभी के लिए उपलब्ध नहीं होगी। इससे जो वित्तीय संस्थान है, वित्तीय संस्थान के इस्तेमाल के लिए डिज़ाइन किया जाएगा। मतलब हमारे 2 तरह रूपों में आएगा CBDC। एक हो गया CBDC खुदरा, CBDC थोक। ठीक है। अच्छा, ई-रूपी को टोकन आधारित या खाता आधारित बनाया जा सकता है, ई-रूपी को। ठीक है। अच्छा, अब एक बार आप यहाँ पर पहले देख लीजिए कि दुनिया भर में CBDC जारी करने का और उनका प्रबंधन करने का क्या मॉडल है। सबसे पहला क्या है? सिंगल टियर मॉडल। इसके अंतर्गत क्या है कि केंद्रीय बैंक जो CBDC है प्रणाली के सभी पहलुओं का प्रबंधन करता है, सेंट्रल बैंक। इसमें शामिल क्या होगी, किन का प्रबंधन करता है कि डिजिटल करेंसी जारी करनी है,
खाते का मेंटेनेंस रखनी है, लेन देन का सत्यापन करना है। ठीक है। अच्छा, 2 टियर मॉडल क्या है? इसमें क्या है, केंद्रीय बैंक और अन्य सेवा प्रदाता अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। नाम ही क्या है, 2 टियर मॉडल। इसके तहत क्या है, 2 मॉडल्स हैं हमारे पास। सबसे पहला मॉडल क्या होगा, ये देखो, इनडायरेक्ट मॉडल और हाइब्रिड मॉडल। अच्छा, इनडायरेक्ट मॉडल क्या है कि सीबीडीसी प्रदान करने का दायित्व मध्यस्थ पर होता है, जो बीच में थर्ड पार्टी है। ठीक है। केंद्रीय बैंक जो है वो केवल मध्यस्थों के थोक सीबीडीसी बैलेंस को ट्रैक करेगा। ठीक है, मतलब मेजर इसमें प्लेयर कौन हो गया, थर्ड पार्टी। हाइब्रिड मॉडल में क्या सिस्टम है, केंद्रीय बैंक जो है अन्य संस्थाओं को सीबीडीसी जारी करता है। मतलब यहाँ पर सेंट्रल बैंक की भूमिका ज़्यादा हो गई, यहाँ पर उतनी ज़्यादा भूमिका नहीं है। केंद्रीय बैंक ग्राहक से जुड़ी सभी गतिविधियों के लिए इन संस्थाओं को जिम्मेदार बनाएगा। मतलब जो केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है, उसकी जिम्मेदारी यहाँ पर ज़्यादा है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए, टोकन के बारे में बता रहे थे। टोकन आधारित है ना, ई रुपये को बनाया जा सकता है। तो टोकन आधारित सीबीडीसी, इसका मतलब क्या है कि बैंक नोट्स की तरह जो बेरर इंस्ट्रूमेंट होगी, क्या टोकन आधारित से, तो टोकन आधारित सीबीडीसी बैंक के नोट होते हैं ना, उसी की तरह धारक विपत्र या कहें बेरर्स इंस्ट्रूमेंट होगी। इसका आशय क्या हुआ कि टोकन धारक को ही उसका स्वामी माना जाएगा, जिसके पास वो टोकन है वही उसका मालिक है। ठीक है। खाता आधारित प्रणाली का सिस्टम क्या होगा कि इसके तहत सीबीडीसी के सभी धारकों के बैलेंस और लेन देन के रिकॉर्ड को अनिवार्य रखना होगा। सभी धारकों के बैलेंस और लेन देन के रिकॉर्ड को रखना अनिवार्य होगा। ठीक है। अब आगे देखिए, नियंत्रित गोपनीयता के सिद्धांत, ये देख लेते हैं ज़रा क्या है। इसका पालन किया जा सकता है। करेंसीज के छोटे लेन देन में गोपनीयता या अनामिता बनाई रखी जा सकती है। ये पॉसिबिलिटीज़ पे हम बात कर रहे हैं कि ये चीज़ें हो सकती हैं आगे चलकर। बड़े लेन देन के मामलों में इसे ट्रेसेबल बनाया जा सकता है, अर्थात जो करेंसी है उसके स्रोत का पता लगाया जा सकता है। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर क्या बड़े लेन देनों की बात हो रही है, तो हमें ओरिजिन को तो देखना ही पड़ेगा उसमें। यह भौतिक नकदी से जुड़ी अनामिता के समान होगी। ठीक है। अच्छा, भारत में सीबीडीसी 2 टियर वाले इनडायरेक्ट मॉडल पर आधारित होगी। अब ये यहाँ पर बात आ गई, इसमें हमने क्या कहा था कि सेंट्रल बैंक का ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं होता, उनका ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं रहता। मतलब हाइब्रिड मॉडल के मुताबिक उसके कंपैरिजन में कम रहता है यहाँ पर उनका हस्तक्षेप। सीबीडीसी गैर लाभकारी होगी, नॉन प्रॉफिटेबल, अर्थात इस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब आपने उसको अगर रखनी है ना होल्ड करके, तो ऐसा नहीं है कि आपको उस पर ब्याज मिलने लग जाएगा। ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं सीबीडीसी की विशेषताएं क्या हैं। हम इसके बारे में चर्चा तो कर रहे हैं, बट इसके क्या पॉजिटिव्स हैं, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, ये केंद्रीय बैंक द्वारा अपनी मौद्रिक नीति के अनुरूप जारी की जाने वाली एक संप्रभु मुद्रा है। तो पहली स्पेशलिटी क्या हो गई कि ये सॉवरेन करेंसी है। फिर यह केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट में देनदारी के रूप में दर्ज होती है। ठीक है। इसका निश्चित मूल्य होता है, ऑब्वियसली इसका एक प्राइस तो फिक्स करेंगे ही ना किसी भी चीज़ का। फिर इसमें फंजिबल लीगल टेंडर की विशेषताएं होती हैं। मतलब जो इसे फिएट करेंसी, वाणिज्यिक बैंक मुद्रा और नकदी में आसानी से बदला जा सकता है। मतलब चेंजेबल है कि आपको इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको अगर रुपीज़ चाहिए तो आप इसको देकर रुपीज़ प्राप्त कर सकते हो बड़े ईजिली। फिर सीबीडीसी धारकों के लिए बैंक खाता होना अनिवार्य नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है तो आपके पास खाता भी होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ब्लॉकचेन जैसी डिस्ट्रीब्यूटेड लेज़र टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सभी रिकॉर्ड्स रखे जा सकते हैं। ये इंडिया की बहुत बड़ी उपलब्धि है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इसी के बेस पर हमारा यूपीआई काम करता है, जो हम इतने सेफ से, मतलब इतनी सेफ्टी से हम अपने ट्रांजैक्शंस कर पाते हैं,
उसका कारण ये है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब आगे देखते हैं CBDCs के बारे में। तो RBI के अनुसार CBDC केंद्रीय बैंक द्वारा डिजिटल रूप से जारी की गई एक वैध मुद्रा है, लीगल करेंसी। इसे देश की फिएट करेंसी का मतलब क्या था हमारा, कि जो सरकार जारी कर रही है कि ये 100 रुपये का नोट है, इसको किसने जारी किया? सरकार ने जारी किया ना, उस पर हस्ताक्षर किसके, सिग्नेचर किसके हैं? गवर्नर के, RBI के। तो वो हमारी क्या बन गई? फिएट करेंसी, कि सरकार ने उसको जारी किया है। ठीक है, अच्छा, साथ ही यह बैंक नोट के मौजूदा भौतिक स्वरूप को डिजिटल रूप प्रदान करेगा। ऑब्वियसली अभी हमारे पास नोट होते हैं वो फिज़िकल है, बट अगर हम डिजिटल रूप में करेंगे तो वो CBDC बन जाएगा, कि मेरे मोबाइल में मैं पैसा मैंने पे किया, मेरे पास CBDC आ जाएंगे। वो एक तरह की करेंसी है, क्या है? डिजिटल करेंसी। अच्छा, RBI अधिनियम 1934, इसी से RBI का जो स्थापना भी हुई थी। इसके अनुसार केवल RBI को भारत में बैंक नोट जारी करने का अधिकार है, और कोई भी जारी नहीं कर सकता बैंक नोट, हमेशा उस पर RBI लिखा होता है ना। ठीक है, सिक्का निर्माण अधिनियम, अच्छा 2011 का, के तहत केंद्र सरकार द्वारा केवल सिक्के और 1 रुपये का नोट जारी किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? केंद्र सरकार द्वारा केवल सिक्के और 1 रुपये का नोट जारी किया जा सकता है। सेंट्रल करते हैं ना कई बार कि स्पेशल सिक्के चला दिए, अब 75 साल हो चुके हैं हमारी आज़ादी को, तो 75 साल का कोई सिक्का चला दिया, या किसी का बर्थडे है किसी बहुत मेन पर्सनैलिटी का, उसके नाम पर चला दिया। ठीक है, अच्छा यहाँ देख लीजिए, अब मनी से संबंधित कुछ अवधारणाएं, एक बार इसको फटाफट अंदाज में देख लेते हैं। धन क्या है? एक व्यापक पद है, मतलब बहुत बड़ी टर्म है। इसमें क्या हो गया? वस्तुओं सेवाओं के मूल्य की अमूर्त प्रणाली को संदर्भित करता है ये। अब इसको आप आगे देख लेना, ज़्यादा उतना इसमें बताने वाला है नहीं। मुद्रा क्या है? ये धन का एक मूर्त रूप है, मतलब टेंजिबल फॉर्म है जिसको आप हाथ लगा सकते हो, टेंजिबल उसको बोलते हैं, और वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान का एक माध्यम है। वैध मुद्रा क्या है? लीगल टेंडर, सरकार द्वारा घोषित वैधानिक मुद्रा होती है। सभी करेंसी नोट, सिक्के और अब CBDCs भी वैध मुद्राएं हैं। तो बेसिकली वैध मुद्रा का मतलब क्या है? सरकार द्वारा घोषित वैधानिक मुद्रा, वो है वैध मुद्रा। और फिएट करेंसी क्या है? यह मुद्रा एक प्रकार का रूप है जिससे वैध मुद्रा घोषित किया जाता है। इसलिए चलन में रहने वाली सभी प्रकार की मुद्राएं इसमें शामिल होती हैं। 100 रुपये का नोट क्या है? फिएट करेंसी। 500 का नोट, सॉरी 500 का नोट भी क्या है? करेंसी, फिएट करेंसी। यह किसी भौतिक रूप जैसे स्वर्ण, किसी वित्तीय विलेख, चेक, इसकी बजाय देश की सरकार द्वारा समर्थित होती हैं। ठीक है, क्या बोला? फिर से देख लो, यह किसी भौतिक वस्तु, एग्जाम्पल क्या दिया? गोल्ड हो गया, कोई चेक हो गया, इसकी बजाय देश की सरकार द्वारा समर्थित होती हैं। इसमें कोई अंतर्निहित मूल्य नहीं होता। कमोडिटी मनी, रिप्रेजेंटेटिव मनी और क्रिप्टो करेंसी से ये अलग होती है। अब पहले इन 3 टर्म्स को देख लेते हैं। ये क्या है? कमोडिटी मनी का मतलब सोना या चांदी जैसी सामग्री से प्राप्त होने वाला अंतर्निहित धन, यह है कमोडिटी मनी। सोना चांदी क्या है? एक कमोडिटी है ना। अच्छा, रिप्रेजेंटेटिव मनी क्या है? सरकार द्वारा जारी किया जाता है, नाम ही है रिप्रेजेंटेटिव। यह भौतिक वस्तु द्वारा समर्थित होती है, जैसे कि कीमती धातु। अच्छा, यह किसी वित्तीय विलेख मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट द्वारा भी समर्थित होती है, जैसे चेक और क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव मनी को किसने? सरकार ने जारी किया। क्रिप्टो करेंसी क्या है? ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आधारित समर्थित होती है। अच्छा, मतलब इसका बेस क्या है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उस पर बेस्ड है, और इस पर किसी केंद्रीय प्राधिकरण का नियंत्रण नहीं होता, सरकार का नियंत्रण नहीं है क्रिप्टो करेंसी पर। इसीलिए तो वो सोच रहे हैं कि हम अपनी डिजिटल करेंसी लेकर आते हैं। अब हम चलते हैं आगे। तो भारत में CBDC शुरू करने के पीछे क्या क्या तर्क हो सकते हैं? सबसे पहला क्या होगा? अब जब बैंक क्या करता है, जब RBI नोट को प्रिंट भी करता है तो उसकी कॉस्ट आती है। तो सबसे पहला हमारे पास क्या होगा एम, कि जो फिज़िकल नकदी है उसके प्रबंधन से जुड़ी लागत जो है उसको कम करना। ठीक है,
अब ये देखो 2020 और 21 में ही कितना खर्चा आया, 4900 करोड़ रुपए का खर्चा। ठीक है। इसके अलावा मुद्रा प्रबंधन से जुड़ी पर्यावरणीय, सामाजिक और प्रशासनिक लागतें भी होती हैं। मतलब हमें मटेरियल चाहिए तो हमें पर्यावरण से भी कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है। सामाजिक और प्रशासनिक लागतें भी हैं। अच्छा, और क्या हो गया हमारे पास, आगे चलो कि सीबीडीसी से क्या परिचालन लागत, जैसे छपाई, उसका स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब में क्या आएगी, कमी आएगी इससे, क्योंकि वो तो डिजिटल करेंसी है। फिर कम नकदी आधारित अर्थव्यवस्था बनने के लिए डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना। ऑब्वियसली डिजिटलाइजेशन करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें ई करेंसी होनी चाहिए। ठीक है। फिर भारत में डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम का क्रम, इसको भी हल्का सा देख लो आप। अब इस चार्ट को आप मतलब ये देखिए कि यूपीआई कब आया, 2016 में। ठीक है। अच्छा, बाकी सब अगर आप उसको नहीं भी ध्यान रखोगे तो चल जाएगा। हम अब देखें यहाँ पर थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं कि आप जानते हैं इसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या बात हो जाएगी कि सीबीडीसी हाल ही में लॉन्च किए गए डिजिटल भुगतान साधन ई रुपी से अलग है। ठीक है। ये ई रुपी कुछ अलग चीज़ है। ई रुपी क्या है, जो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये है द्वारा सेवा विभाग, मतलब वित्तीय सेवा विभाग, ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ठीक है, तथा कौन भागीदार जो इसके बैंक हैं उसके सहयोग से लॉन्च किया गया था। तो क्वेश्चन ये बन सकता है प्री में, ये स्टेटमेंट आ सकती है। अच्छा, ये कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस डिजिटल भुगतान के लिए एक बार इस्तेमाल किया जाने वाला डिजिटल प्रीपेड वाउचर है। ये क्या है, ये वाउचर है। अच्छा, अभी इसको आप देखो और आगे। अब यहाँ पर आप देखिए प्रीपेड ई वाउचर क्या है कि ई रुपी ऑब्जेक्टिवली क्या है, व्यक्ति और उद्देश्य विशिष्ट डिजिटल भुगतान साधन है। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, व्यक्ति मतलब किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को ही अलॉट होगा। अगर सरकार दे रही है तो वो किसी एक पर्सन के लिए देगी। उद्देश्य कैसा, मान लो कि टारगेटेड पर्सन्स को ही दिया जाएगा जिसको उसकी ज़रूरत है। मतलब ऐसे मान लें कि एक्स पर्सन के लिए और वाई पर्पस के लिए। ठीक है, तो उस पर्सन को वो चीज़ दे दी। क्यूआर कोड, एसएमएस, ठीक है, ई वाउचर लाभार्थियों के मोबाइल पर भेजा जाता है। ठीक बात है। आगे इसको आप देख लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है नहीं, फिर भी आप इसकी डेफिनेशंस देख लेना। फिर भुगतान में प्रतिस्पर्धा, दक्षता, नवीनता लाने में सहायक है। ठीक है। और स्मार्ट कॉन्टैक्ट्स कैसे, या स्मार्ट अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे कि पूर्व निर्धारित शर्तों के आधार पर कुछ कार्यों को अमल में लाने हेतु क्या ब्लॉकचेन आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल होते हैं। ठीक है, मतलब सेफ है। और क्या हो जाएगा, सीमा पार जो लेन देन है उसमें सुधार के लिए सीबीडीसी के उपयोग की संभावना तलाशना, कि वहाँ से कुछ स्मगलिंग ना हो, वहाँ से इलीगल तरीके से पैसे ना आए, वित्तीय समावेशन में मदद करेगा। ठीक है। अब सीबीडीसी की थोड़ा वैश्विक स्थिति देख लेते हैं कि पूरे वर्ल्ड में इसका क्या स्टेटस है अभी। तो BIS मतलब बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, BIS, इसके अनुसार क्या है कि 90% जो सेंट्रल बैंक है किसी न किसी रूप में सीबीडीसी संबंधी कार्य में लगे हुए हैं। ठीक है। कुछ देशों ने इसको लॉन्च भी किया है। पहला सीबीडीसी वर्ष 2020 में आया, किसने, बहामियन सैंड डॉलर था। ठीक है। और नवीनतम कौन है, जमैका का जैम BEX। ठीक है। चीन और साउथ कोरिया जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं सहित कई अन्य देश सीबीडीसी के प्रायोगिक मतलब अभी चल रहा है, पायलट चरण में है। ठीक है। लॉन्च भी जल्दी जल्दी वो करेंगे। 2023 में क्या 2023 तक चीन ने ECNY के व्यापक
घरेलू उपयोग का लक्ष्य रखा है कि तब तक हम इसको यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे व्यापक रूप में। क्रिप्टो संपत्तियों की बजाय राष्ट्रीय मुद्रा, उसमें आम आदमी के विश्वास को बनाए रखना। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं सीबीडीसी क्या नहीं है। अब इसको भी थोड़ा सा देख लो आप कि सीबीडीसी एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है, ठीक बात है, लेकिन इसकी तुलना उन निजी क्रिप्टो करेंसी से नहीं की जा सकती। कौन कौन सी, इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। सबसे पहले क्या, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सीबीडीसी में भी कॉमन है और जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज में भी हैं। सीबीडीसी की विशेषता क्या है, सेंटर का हस्तक्षेप है, अस्थिर नहीं है, स्टेबल है, मतलब कम इंस्टेबिलिटी इसमें बहुत कम है, फ्लेक्सिबल है, निजता के उल्लंघन और बेनामी का बहुत कम भय है। ये चार्ट हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम्पल क्या हो गया, नाइजीरिया का ई नायरा और चीन का डिजिटल युआन। और क्रिप्टो करेंसी क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड है, हाईली अनस्टेबल है, अच्छा सीमित उसकी क्या है सप्लाई, निजता का उल्लंघन उसमें बड़े आराम से हो सकता है। एग्जाम्पल बिटकॉइन, इथेरियम, ये दोनों क्या हैं, डिजिटल क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, अब ये एक चार्ट है, अब इसको फटाफट करा देता हूँ मैं इसको। क्या है, मोबाइल मनी क्या है, यह भुगतान संबंधी लेन देन का केवल एक प्रकार है। सीबीडीसी क्या है, नया साधन है इस चीज़ का। अच्छा, लाइब्रेरी, यह वाणिज्यिक बैंकों और अन्य अधिकृत वित्तीय संस्थाओं पर देयता के रूप में होती है। ये क्या है, केंद्रीय बैंक सीबीडीसी का प्राथमिक जारीकर्ता होगा, मतलब वो ही इसको इशू करेगा। अच्छा, केवाईसी से संबंधित शर्तों का पालन कर मोबाइल वॉलेट बनाया जा सकता है। ठीक है, यह वॉलेट एक निश्चित आयु वाले व्यक्ति ही बना सकते हैं। कौन सा, मोबाइल मनी। ये क्या है, सीबीडीसी राष्ट्रीय स्तर पर यूनिवर्सली एक्सेसिबल बनाए गए हैं। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। हम भारत में डिजिटल मुद्राओं को अपनाने के समक्ष चुनौतियाँ क्या हो जाएंगी। सबसे पहले साइबर हैकिंग, साइबर अटैक्स, जो हमारी प्राइवेसी उसके लिए खतरा, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर मैकेनिज़्म नहीं है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अच्छा, मौद्रिक नीति पर भी प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, कैसे कि जो बिना देशीय वित्तीय प्रणाली के तहत उपयुक्त या पर्याप्त उपायों के बिना किसी देश की वित्तीय प्रणाली के तहत सीबीडीसी को अपनाने से अर्थव्यवस्था में अनावश्यक अस्थिरता पैदा हो जाती है। मतलब वो कह रहे हैं कि आपके पास एक प्रॉपर मैकेनिज़्म होना चाहिए, प्रॉपर आपके पास पॉलिसी होनी चाहिए उसकी। और क्या हो गया, प्रौद्योगिकी की स्थिरता, टेक्नोलॉजिकल स्टेबिलिटी। अच्छा, मतलब वो हमारे पास सीमित मात्रा में। फिर जो बैंक ऋण की उपलब्धता पर प्रभाव। ठीक है, ये तो समझ गए होंगे आप। कैसे, सीबीडीसी की लोकप्रियता बढ़ने पर क्या करेंगे लोग, बैंक खातों से पैसा निकालना स्टार्ट कर देंगे और फिर क्या करेंगे, इसे डिजिटल करेंसी में इन्वेस्ट करने लग जाएंगे। बैंकों के पैसे से क्या हो जाएगा, उनकी लिक्विडिटी कम हो सकती है, उनके कस्टमर्स कम हो सकते हैं। फिर सीमा पार लेन देन से किसी और मुद्रा द्वारा डिजिटल मुद्रा की जगह ले लेना। कैसे कि प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और साझा फ्रेमवर्क के बिना सीबीडीसी के सीमा पर प्रवाह को ट्रैक करने की नीति निर्माताओं की क्षमता नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती है। मतलब एक आपके पास प्रॉपर इसके लिए भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए अन्य देशों से। आगे की राह हमारी क्या हो सकती है, सबसे पहले क्या होगा, रेगुलेटरी जो हमारा सिस्टम है उसको मजबूत किया जाए। सीबीडीसी के परिचालन हेतु जो साइबर सुरक्षा के उच्च मानकों को सुनिश्चित करने और वित्तीय साक्षरता दोनों पर पर्याप्त ध्यान देना पड़ेगा। AML दैट इज़ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, इसके अनुपालन को क्या सुनिश्चित किया जाए। ठीक है, निजता को सुनिश्चित किया जाए। अच्छा, BIS के जो सिद्धांत है उसका पालन किया जाए। अब इसके सिद्धांत क्या होंगे कि सीबीडीसी जारी करते समय जो केंद्रीय बैंकों को बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS द्वारा जारी जो मूलभूत सिद्धांत हैं को ध्यान में रखना चाहिए। किसको, केंद्रीय बैंकों को। अच्छा, इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए सीबीडीसी के डिज़ाइन संबंधी विकल्पों और को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। अब हम BIS के सिद्धांत देख लेते हैं क्या क्या हैं।
सबसे पहला क्या है कि कोई नुकसान नहीं पहुंचाने का सिद्धांत। कैसे? कि सार्वजनिक नीति के उद्देश्यों में जो सीबीडीसी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अच्छा, साथ ही इसकी सहायता से बैंकों को उनके मौद्रिक स्थिरता संबंधी कार्यों को पूरा करने से नहीं रोका जाना चाहिए। ठीक है, वहाँ पर इसका हस्तक्षेप ना हो। सहअस्तित्व का मतलब कि सीबीडीसी भी चलता रहे और मौजूदा मुद्रा वो भी चलती रहे। नवाचार और दक्षता का सिद्धांत कैसे? कि सीबीडीसी का इस्तेमाल नवाचार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए, ताकि जो भुगतान प्रणाली है उसकी दक्षता और पहुंच में वृद्धि की जा सके। तो दोस्तों, ये हमारा आज का लेक्चर था। होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मैं ऐसे ही आपके लिए और इकोनॉमी के टॉपिक्स लेकर आता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।